यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का 4 मार्च को जो विज्ञान का पेपर है उसे देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसमें 20 MCQs आएंगे बहुविकल्पीय। तो सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। ये पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, और जब बात गोलीय की कहती है तो गोलीय या तो गोलीय लेंस होगा या गोलीय दर्पण। लेकिन बात है पारदर्शी की। पारदर्शी से पता लगता है हमें कि यह जो दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है तो फिर ये लेंस होगा। ये सी वाला सही है। पारदर्शी माध्यम जिसका माध्यम एक दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण पूछा गया है तो समतल दर्पण से यहाँ कोई मतलब नहीं, या तो अवतल से करेंगे या उत्तल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल से। ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो ए वाला सही है यहाँ पर। फिर है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब मतलब वस्तु रखी है या रखा है जिसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब पूछा गया है तो जब भी अनंत और 2f के बीच में रखा जाएगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। फिर चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण क्या है। तो मानव नेत्र का अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का समायोजित, की कोई वस्तु आगे है पीछे है उसका समायोजन करने के लिए समंजन क्षमता ही उसे समायोजित करती है। अगर इसकी मांसपेशियां पूछी जाएं तो पक्षमाभी मांसपेशी द्वारा ऐसा संभव होता है। फिर पांचवा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% ऐसे बोर्ड एग्जाम में ट्रेंड में क्वेश्चन बने हुए हैं पांचवें प्रश्न में कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करने के लिए कहा गया है। कॉलम ए को कॉलम बी से। कॉलम ए में ये आपके कह रहे हैं कि इनकी एसआई मात्रक से मैच कराना है। जो इधर आपकी राशियां दे रखी इनके एसआई मात्रकों से ए को बी से मैच कराना है। पहला है विद्युत विभवांतर और फिर विद्युत धारा। विद्युत धारा को हमेशा एम्पियर में मापा जाता है तो दूसरे का पहला सही हो जाएगा। फिर विद्युत शक्ति पावर को हमेशा वाट में और प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जबकि विभवांतर को वोल्ट में। तो विभवांतर का वोल्ट मतलब चौथे से मिला जाके, तो विभवांतर में चौथा पहला चौथे से मैच होगा। यहाँ पहला पहले से मैच कर दिया, यहाँ भी गलत है, दो बचे हैं। ये पहला बचा है और ये चौथा वाला। फिर विद्युत धारा यानी दूसरे का पहले से मिलाना है तो दूसरे का पहले से, यहाँ इन्होंने दूसरे का दूसरे से मिला दिया तो इसका चौथा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। पांचवें का डी सही है। फिर सातवां प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कह रखा उन्होंने शून्य होता है जिसके इसके सिरों के ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो धारावाही जो परिनालिका होती है, परिनालिका इस तरीके से बनाई जाती है और ये इसके बीच का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस साइड में। तो इसके भीतर पूछा गया है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो सातवें का डी सही है। फिर पूछा गया बेंजीन का, आठवां प्रश्न है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र में पूछा गया है तो वैसे अगर सूत्र पूछा जाए तो C6H6 होता है।
बेंजीन का सूत्र पूछा जाए तो C6H6 होता है, और इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं एकांतर क्रम में लगे होते हैं। एकांतर मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे डबल लगा है फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल, इस तरीके से लगा होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो केवल ऑप्शन सी सही है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र का जो ऑप्शन सी सही है। तो सी वाला किसमें है? सी वाला बताया गया है ऑप्शन, यानी कि सी, ये वाला सही है। फिर क्वेश्चन बताया गया है निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी पूछी गई। समजातीय श्रेणी की खास बात होती है कि इसमें अगर संरचनात्मक सूत्र हों वो समान लगे होते हैं, और समजातीय श्रेणी की खास बात होती है कि इसमें CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर CH2 है तो उसके अगले सदस्य में CH2 ही बढ़ेगा, फिर उसके अगले सदस्य में CH2 का ही अंतर रहेगा। तो पहला वाला है कि एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन हो गए, 2 से 4 से 6 हो गए। यहाँ पहले वाले में तो ये कंडीशन लागू हो रही कि समजातीय श्रेणी है, क्योंकि इसमें CH2 का अंतर है, इससे CH2 इसमें ज़्यादा है। फिर कह रहे हैं कि इस वाले में 1 कार्बन है, इस वाले में 2 कार्बन है, फिर यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 और 1 4 हैं। और जबकि बताया गया है कि 2 हाइड्रोजन इस वाले से ज़्यादा होंगे, CH2 होगा। फिर है यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 6 हैं। 6 मतलब ये हुआ कि इस वाले में आपको 6 2 8 होने चाहिए, जबकि ये इसमें 8 नहीं है, गलत है। यहाँ कार्बन 1 है ऑप्शन चौथे वाले में, यहाँ कार्बन 2 हैं, यहाँ 3 1 4 हैं, यहाँ 4 OH क्रियात्मक समूह सेम है। फिर देखेंगे कार्बन 1 से 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 से 5 हो गए, यानी कि पहला वाला और चौथे में कंडीशन लग रही है। तो इस वाले में उक्त संदर्भ में सही विकल्प, तो सही विकल्प में पहला और चौथा सही था। तो पहला चौथा किसमें? इसमें कह रहे पहला और दूसरा, ये गलत हो गया। पहला चौथा ऑप्शन बी में सही है, ये ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। ऐसे प्रश्न अब ट्रेंड में बने हैं कि पहले क्वेश्चन दे रखा होगा उससे ऑप्शन में फिर ऑप्शन के भी ऑप्शन बनाएंगे। ये 2024 में ऐसे प्रश्न आ भी चुके हैं। 10 में दे रखा है पृथ्वी की भूपर्पटी में, भूपर्पटी मतलब ऊपर की सतह होती है पृथ्वी की, भूपर्पटी में, ये भूपर्पटी है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्हें हम लोग खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और खनिज से अयस्क निकाले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अयस्क क्या है, तो जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए गए खनिज थे उसके अंदर से जो लाभप्रद कोई चीज़ निकलती है काम की, तो वो अयस्क कहलाता है। फिर इसमें ऑप्शन है गैंग। अगर पूछा है गैंग क्या है, तो अयस्क के अंदर जो अशुद्धि निकलेगी, अशुद्धि को गैंग कहेंगे, इसे गैंग कहते हैं। और जो अशुद्धि दूर करने के बाद अयस्क के अंदर शुद्ध धातु बचती है, शुद्ध धातु। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक को कहेंगे हम लोग खनिज। तो ऑप्शन सी सही है 10 वाले का, 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, खनिज। फिर करें दांतों, प्रश्न संख्या 11 में दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? क्षय मतलब नुकसान, दांत कब खराब होने लगते हैं? 11वें प्रश्न में पूछा गया है। तो pH 7 से 5.5 से अधिक हो, क्षारीय कंडीशन पूछी गई है। फिर कह रहे हैं कि pH हमेशा दांत जब भी खराब होंगे तो कंडीशन अम्लीय बनेगी, अम्लीय कंडीशन में। और अम्ल क्या होता है? 7 से कम होगा, pH मान 7 से कम होना चाहिए। करे मुंह का pH 7 होने पर यह गलत है, अधिक होने पर यह भी गलत है। ये pH मान 5.5 से कम होने पर, ये अम्ल की कंडीशन में आता है 5.5। 12 में दे रखा है कि अभिकथन, एक कथन दे रखा है। कथन में कहा गया है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस
बनाता है। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। 24 में भी कुछ सेटों में देखने को मिला था कि कथन दे रखे थे, कथन में से पूछा गया था कौन सा तर्क सही है। तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो यह तो बात सही है कथन में। फिर कह रखा है दूसरा कथन है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, इसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं आई है, दे रखा है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, यह भी बात सही है। फिर कह रहे हैं दोनों कथन पहला तथा तर्क दूसरे सही हैं तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तर्क तो दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण का मतलब पहला दूसरे से मैच नहीं खा रहा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया इसका, यानी 12 का जो ए होगा वो गलत है। फिर कह रखा है उन्होंने अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों सही हैं परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, यह बात सही है। और कुछ दे रखा है कि अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है, यह भी बात गलत है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला सही हो जाएगा। कीजिए 13वां प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो NaOH की अभिक्रिया किसके साथ कराएं कि CH3COO Na बन जाए और H2O अलग हो जाए। तो यहाँ पर अभिक्रिया अगर देखा जाए इसे NaOH अलग बना लो, NaOH था यहाँ से जो आया वो इधर ही था, फिर बचा क्या इसमें NaOH निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा CH3COO, ये बचेगा इतना, और इसमें से OH चला गया इसके पास, बचा केवल H। तो यहाँ से पता लग रहा है हमें CH3COOH जो है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी सही बन रहा है। यहाँ पे जो फिल किया जाएगा CH3COOH, यहाँ जो CH3COOH एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है। अम्ल और क्षार की जब भी अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो हमेशा लवण का निर्माण होगा और जल बनता है। और इस ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो ये लिखेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 में दे रखा है कि अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर वायु जो होती है किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। कह रहे नासाद्वार जो है, नासाद्वार से, चलो ठीक है, नासाद्वार होता है नाक के अंदर जो छिद्र हैं यहां से, फिर कंठ, इसके बाद सीधे कंठ में कहां पहुंचता है नासाद्वार से, करें ग्रसनी। तो ये वाला तो गलत हो गया कि कंठ फिर ग्रसनी श्वास नली में। फिर कह रहे हैं नासा मार्ग से नासाद्वार में पहुंचता है, नहीं यह भी गलत है। पहले नासाद्वार होगा तो जिसमें नासाद्वार है वो सही हो सकता है, ये वाला देखेंगे। पहले कंठ में वायु नहीं पहुंचती है, नासाद्वार के बाद ग्रसनी में पहुंचती है, ग्रसनी के बाद कंठ होता है, कंठ के बाद श्वास नली, उसके बाद फेफड़ों के अंदर होती हैं कोशिकाएं। तो ऑप्शन डी सही है कि श्वास नली का जो प्रवाह, श्वास का जो प्रवाह होता है श्वसन का, वो नासाद्वार के बाद ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी के बाद कंठ, और कंठ के बाद श्वास नली में, फिर कोशिकाओं में जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहे हैं कथन पहला है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ये तो बात सही है क्योंकि पिता के गुणसूत्र होते हैं XY, पिता से ही बच्चे का निर्धारण होगा, ये इनका कथन सही है। फिर कह रहे हैं कारण मानव पुरुष में X और Y गुणसूत्र हैं, यह भी बात सही है। फिर अब ऑप्शन देखेंगे, इसमें कहा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो 15 वाले में यह बात बिल्कुल सही बैठती है। करें कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं करता, तो ये गलत है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 16 में बताया गया है विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या होगी। यहाँ चित्र सही नहीं आया है, अगर चित्र को सही देखा जाए, क्योंकि चित्र से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो चित्र से क्वेश्चन 2024 में एक सेट में आया था, ये डायग्राम बना था, और ये आपका तंत्रिका यानी न्यूरॉन का चित्र है, तंत्रिका कोशिका का।
सबसे पहले तंत्रिका कोशिका में ये जो डेंड्राइट्स आपके होते हैं, ये तंतु जो बाहर चमक रहे हैं, यहाँ सूचना मिलती है। यहाँ से सूचना, जैसे ये चित्र बना है आपका, इस तरीके से चित्र बना है, ये पहले ऐसे बना लेंगे। यहाँ से जो आपके निकले हुए हैं इस तरीके से तंतु वगैरह निकले हैं, ये इस साइड में निकले हैं, ये यहाँ पर आपका ये इसका पैर बोले जाते हैं एक तरीके से, ये सिर बोल दिया जाएगा। तो यहाँ सूचना, सबसे पहले सूचना यहाँ पर मिलेगी डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स को मिलने के बाद फिर सूचना आपकी जो है, इन्हें द्रुमिका भी बोलते हैं। इन्हें अगर जो तंतु ऐसे बने होते हैं इस तरीके से, इन्हें द्रुमिका बोलते हैं, द्रुमिका। यहाँ से सूचना जो है इसके इस साइड में पहुंचेगी, यानी तंत्रिका अक्ष में। ये तंत्रिका अक्ष होता है, यानी सिर से पैर की तरफ। तो ऑप्शन इस वाले का अगर देखा जाए चित्र में तो सी सही होगा, सी वाले में ही सही बनाया गया है, ऑप्शन सी। 17 में बताया गया है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या होता है कि ये जो गला होता है, गले के अंदर एक थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड, थायराइड, थायराइड ग्रंथि होती है। इसका दूसरा नाम अबटू भी होता है, अबटू, अबटू ग्रंथि। अब क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। पहले चारों कथन पढ़े जाएंगे, यह जरूर देख लेना है कि पूछा क्वेश्चन में क्या कथन सही नहीं है, नहीं जरूर देख लेना है। क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता, नहीं तो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि थायरॉक्सिन का थायराइड हार्मोन कहते हैं, फिर पढ़ लिया हमने आयोडीन वाला, तो आयोडीन पे टिक कर दिया या इसे टिक कर दिया। तो सबसे पहले यह जरूर देखेंगे कि पूरे प्रश्न को सही से पढ़ेंगे कि नहीं तो नहीं दे रखा उसमें, नहीं अगर है तो प्रश्न की परिभाषा बदल जाएगी, उसका ऑप्शन कुछ और सही होगा। कह रहे हैं थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी, आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो सही है ऑप्शन सी। तो सही की बात की गई यहाँ पर, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने पूछा सही नहीं वाले को टिक करना है, ये तो बात सही है। फिर कह रहे हैं थायरॉक्सिन और थायराइड हार्मोन्स, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स कहते हैं, यह भी बात सही है उनकी, लेकिन सही बताना नहीं है, बताना है गलत कौन सा कथन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यकता, तो लौह की यहाँ बात नहीं की गई, तो ऑप्शन ए पे टिक करेंगे 17 का। ये 17 का जो ऑप्शन ए है यह कथन सही नहीं है। फिर प्रश्न संख्या 18 पर आएंगे आगे। यहां भी एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में बताया गया कि कुछ ये तीर बना के इंगित किया गया है कि इसमें नाम बताने कौन सी चीज क्या है। जैसे पहले में एक चित्र इस तरीके से बना दिया गया है, यहां देख लेंगे, साफ हो सकता है वहां से साफ इधर दिखाई दे, ऐसे करके ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र में बताया गया है कि यह जो तुम्हारा पार्ट क्या है, यह वाला पार्ट क्या है, और यह वाला पार्ट क्या है, इस वाले जो पत्ती ऐसी बनी है, और जो नीचे जो जड़ ऐसी दे रखी है, यह क्या है, इस तरीके। इसका नाम ए रख दिया गया, इसका बी और सी दे रखा है इस तरीके से। ये जो इस साइड में तीर बनेगा, सॉरी इस साइड में तीर बनाया जाएगा। ये इनके नाम पूछे गए कि यह जो आपको ABC किस क्रम में है, कि बीज पत्र है, प्रांकर है और मूलांकर है। तो यहाँ प्रिंटिंग हुई है, मिस प्रिंटिंग हुई है, मूलांकर होगा, मूलांकर, यहाँ प्रांकुर होगा। कह रहे हैं कौन सा सही है, तो जो हमेशा याद रखेंगे, जो बीज पत्र में ये जो साइड के होते हैं ये बीज पत्र कहलाते हैं आपके। इन्हें अगर बोला जाए तो ये क्या है, बीज पत्र हैं। इस साइड का भी होगा, इस साइड का भी होगा, तो ये बीज पत्र यानी बी वाला तो सही हो गया, बीज पत्र होगा। तो बी वाले बीज पत्र में बी का जो है बीज पत्र बीच में होना चाहिए। यहाँ बीज पत्र पहले दे रखा है, ये तो गलत हो गया। यहाँ बीज पत्र लास्ट में दे रखा है, ये गलत हो गया। यहाँ दे रखा है बीच में और यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर ये चित्र साफ नहीं आया, तो साइड में बना के दिखाया गया है कि ये आपको बताना है ऊपर का हिस्सा क्या है, ये जो पत्तियां ऐसी बनी है साइड में ये क्या है, और नीचे का जो हिस्सा क्या है। तो पहले याद रखना है जो पत्ती जैसी बनी होती है, बीज का जो बीज का हिस्सा होता है, बीज में जो पत्ती है, पत्ती को हम पत्र भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया बीज पत्र। फिर जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, ये इसे बोलते हैं हम लोग प्रांकुर। ये तुम्हारा आपका होता है प्रांकुर, क्योंकि यही जाके बाद में तना बनाता है।
तो इसे तना प्ररोह भी कहते हैं, तना प्ररोह। ये दोनों नाम याद रखने हैं कि प्रांकुर क्या होता है, तना प्रारोह क्या होता है। उसके बाद ये जो नीचे का है ये जाके आगे आगे चलकर जड़ का निर्माण करता है, जड़, इसे बोलते हैं मूलांकुर। और मूलांकुर का दूसरा नाम पूछ रहा है तो जड़ प्ररोह, जड़ प्रारोह, ऊपर वाला तना प्ररोह ये। और बीज पत्र जो है, बीज पत्र जाकर खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करता है, इसलिए इसका नाम होता है खाद्य संग्रह। ये तो इनके नाम प्रांकुर के साथ साथ तना प्रारोह और मूलांकुर के साथ साथ जड़ प्रारोह और बीजपत्र का खाद्य संग्रह भी कहते हैं, ये नाम भी याद रखने हैं। तो इसका ए पे प्रांकुर हो जाएगा और बी पर हो जाएगा बीजपत्र और सी पर हो जाएगा मूलांकुर, सी पे। तो ऑप्शन सी वाला सही है। फिर प्रश्न संख्या 19 में बताया गया जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, कि अलैंगिक विधि से जो उत्पन्न संतान होती है उसमें अधिक समानता होती है, तो बात सही है इनकी। फिर कह रहे हैं कि ऑप्शन पढ़ने हैं कि बताया गया अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, ये बात सही है, एक ही जनक भाग लेगा, जबकि लैंगिक में नर और मादा दोनों लेते हैं लैंगिक में। फिर कह रहे हैं अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ये भी बात सही है कि अलैंगिक में नहीं शामिल होंगे, लैंगिक में शामिल होते हैं। फिर कह रहे हैं अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, पहले और बाद की बात नहीं होती, जिसमें लैंगिक होता है उसमें अलैंगिक जनन नहीं होता, तो ये तो गलत है। कह रहे अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये तो गलत है। तो ऑप्शन में पहला और दूसरा जिसमें सही हो, पहला दूसरा ए वाले में ही सही है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फिर बता रखा उन्होंने प्रश्न संख्या 20 में एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, तो तीसरे पोषी स्तर पर पूछा गया। तो पोषी स्तर के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, लास्ट वाले चैप्टर से है, पर्यावरण वाले चैप्टर से। और इस चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, तो एक तो एमसीक्यू तो पक्का आना है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना होगा कि आहार श्रृंखला क्या होती है और पोषी स्तर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उत्पादक, ये पोषी स्तर में सबसे नीचे जो आते हैं आपके उत्पादक आते हैं। उत्पादक के बाद का जो स्तर होता है पोषी स्तर का सबसे निम्न वाला होता है। ऊपर होता है, जो ऊपर होता है यहाँ पर उपभोक्ता, और उपभोक्ता की बात की जाए, उपभोक्ता तो प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है पहला, उसके बाद द्वितीयक वाला, फिर तृतीयक उपभोक्ता आएगा, तृतीयक वाला आएगा। तो उत्पादक में आता क्या है, उत्पादक में हमेशा हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये उत्पादक में। फिर पूछा गया है कि उपभोक्ता में क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं ये आपके शाकाहारी कहलाते हैं। फिर उपभोक्ता जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, जो आपके उत्पादक का भोजन करते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी, ठीक है, प्राथमिक हो गया। फिर प्राथमिक में जो उत्पादक और प्राथमिक दोनों का भक्षण करेंगे वह द्वितीयक वाले कहलाएंगे। द्वितीयक वाले मुख्यतः मांसाहारी होते हैं, लेकिन इसके लिए सर्वाहारी भी एक शब्द दे रखा है, ऑप्शन में दिया नहीं रखा हो तो लेकिन कह सकते हैं सर्वाहारी भी। फिर तृतीयक वाले क्या करते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खा जाएं वो भी मांसाहारी में ही आएंगे। जैसे हमारा ये प्राथमिक उपभोक्ता में गाय हो गई जिसने घास को खाया, या बकरी हो गई, बकरी को फिर मनुष्य ने खा लिया और मनुष्य को शेर खा गया, तो शेर भी तो मांसाहारी हुआ, मनुष्य भी मांसाहारी हुआ। तो इसका सही आंसर मांसाहारी हो जाएगा 20 का ए। 20 विकल्पी के बाद आगे का देखेंगे पेपर, आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर खंड बा में पूछा गया है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। वैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, दूर दृष्टि दोष और निकट। तो इसमें पूछा गया 4 नंबर का दोनों के बारे में लिखने के लिए। और दृष्टि दोष के लिए एक तरीका याद करना है, उड़ान। उड़ान में क्या बताया गया था कि यू मतलब होता है उत्तल लेंस। यू मतलब जैसे लिखा है उड़ान, UDAN उड़ान। यू मतलब उत्तल लेंस और डी ये दूरदृष्टि दोष, डी मतलब दूर। ए मतलब हो गया अवतल और ये मतलब निकट, इसके लिए निकट दृष्टि दोष होता है। तो उड़ान से याद करेंगे, यू मतलब उत्तल वह दूर से संबंधित है, ए मतलब अवतल उसके पड़ोस में एन है तो वह निकट से संबंधित है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो आपका ये लिखना है प्रश्न में कि क्यों दिखाई देता है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसमें लिखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और जबकि अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर प्रश्न संख्या 3 में है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध जो दे रखा है, 4 ओम से प्रति सेकंड, 4 ओम आर की वैल्यू दे रखी है प्रति सेकंड मतलब होता है टी की वैल्यू 1 सेकंड दे रखी, और 100 ऊष्मा उत्पन्न, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका मतलब यहां पर हमें W की वैल्यू दे रखी है, तो कह रहे हैं कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का फार्मूला निकालना है। विभवांतर तो W और विभवांतर और प्रतिरोध टाइम, ये सबका रिलेशन एक फार्मूले में होता है। W बराबर में बी का स्क्वायर बटे आर टी। एक फार्मूला और होता है W बराबर में VIT। एक और होता है W बराबर में P और T। W से जुड़े हुए 4 फार्मूले दे रखे हैं हमारी किताब में। W बराबर में I स्क्वायर आर टी। लेकिन यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे पता लगेगा हमें। यहां बात केवल W की गई है, जूल की, और टाइम की बात की गई है, और ओम की, और विभवांतर पूछा गया है। तो पहले वाले फार्मूले से इसका आंसर आएगा। पहला वाला फार्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है निकल कर आ जाएगा B बराबर में 20 लगभग आ जाएगा, 20 के करीब, 20 वोल्ट। फिर 20 ओम अगले प्रश्न में है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 305 में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो इस वाले फार्मूले में इसमें लगेगा W बराबर में I स्क्वायर आर टी। इस फार्मूले से लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 5,700 के करीब आएगा, 5,000 से ऊपर लगा के देखेंगे। सॉरी, ये लगाएंगे, जो भी आंसर इसका आएगा चेक कर लेंगे। फिर 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। अगला प्रश्न है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ये 6 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के हैं। ये 2 का है, यह 2 का, ये करो अथवा में चाहें ये 3 में से कोई करने होते हैं। यहां पर पहला और दूसरा 2 ही दे रखे हैं। यहाँ फ्यूज तार विद्युत सांद्रित्यों का बचाव किस प्रकार करते हैं, क्योंकि फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है और सबसे पहले यही गल जाते हैं, जिससे हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। धारावाही परिनालिका के उपयोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, धारावाही परिनालिका का उपयोग। फिर उपखंड सेकंड में पूछा गया है रासायनिक
यानी निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। इनका एक एक नंबर की 4 हैं। ये 24 में भी पूछी गई थी इस सेट में किसी में, और 23 में भी, और 25 में भी आएंगी अभिक्रियाएं संतुलित करने के लिए। 4 अभिक्रिया आएंगी। क्वेश्चन पूछा गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया पूछी गई है तनु वाले की। फिर है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है। फिर है चौथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो 4 अभिक्रियाएं हैं, चारों को बैलेंस करके देख लेना है। इस प्रकार से एक प्रश्न आएगा अभिक्रियाओं को बैलेंस करने से। फिर है नंबर 6 पे प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? कारण बताने के लिए। कारण बताया गया कि कारण बताइए किसके लिए है। तो ये भी हमारे 4 नंबर के हैं। निष्क्रमण में प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड ऐश को ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। कार्बोनेट में सल्फाइड ऐश को परिवर्तित कर देता है निष्क्रमण प्रक्रम में। तो 2 नंबर का ये है। फिर है प्रश्न संख्या 7 में। 7 में बताया गया है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। और सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, ये मजबूत होते हैं। 2 लक्षण लिख देंगे। IUPAC नाम पूछे गए हैं, तो IUPAC नाम लिखने के लिए ये आपका लिखा है CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ एक कार्बन है, इधर से नंबरिंग इधर से होगी, जिधर से ग्रुप लगा होगा। तो 1 2 3, एक के लिए मेथ एथ और प्रोप, तो हमने लिखा प्रोप। सिंगल बॉन्ड सब में लगाया तो एन प्रोपेन हो गया। और CHO के लिए CHO जो होता है ग्रुप आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड समूह, समूह जरूर याद रखने हैं आपको। एल्डिहाइड समूह। OH होता है अल्कोहल का समूह, और CO कीटोन का, CO जो होता है आपका कीटोन का समूह से जरूर प्रश्न आएगा एक। तो यहाँ पर CHO के लिए लगता है अल, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनल। फिर अगला है, इधर से नंबरिंग होगी इसकी 1 2 3। तो 2 नंबर पे तो ओन है, CO कीटोन वाला भी बताया हमने, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। तो 2 पे है ओन, तो पूरा एक में जोड़ देंगे 2 प्रोपेनोन इस वाले का। IUPAC से प्रश्न जरूर आएंगे, चाहे वो विकल्पी में आए चाहे अलग से लिखने को आए। IUPAC और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने से, या इनकी परिभाषा लिखने को आएगी रासायनिक अभिक्रिया से। फिर क्वेश्चन है, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए रेडॉक्स अभिक्रिया से और एस्टरीकरण से। एस्टरीकरण वाली पीछे अभिक्रिया उदासीनीकरण वाली पढ़ी थी, वही इसमें आ जाएगी, उदासीनीकरण वाली जो बहुविकल्पी में थी। और विकृत गंधिता क्या होती है? भोजन का खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाती है। किस प्रकार से क्या है वो सब इसी में लिखना होगा, पहले चैप्टर से है क्वेश्चन। रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर जैव निम्नीकरण से क्वेश्चन पूछा गया। फिर ये चित्र दे रखा जो कि साफ नहीं आया है कि इसमें ग्रंथियों के नाम पूछे गए। अंतःद्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ग्रंथियों के नाम से क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर कौन सी ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस होती है, थैलेमस होती है, और यहाँ पर पूछी गई है तो ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पे चित्र में साफ नहीं आया, तो यहाँ पर ग्रंथि जो आपकी हो जाएगी थायराइड। थायराइड, इसी का नाम अबटू होता है। तो डायग्राम जो है इनकम्प्लीट है, साफ नहीं आया इसमें। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी को पढ़कर इसके आंसर देने होंगे। फिर है 11वां प्रश्न। 11वां और अंतिम प्रश्न है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए। यानी मानव के आहार नाल यानी पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है। पाचन तंत्र से, पाचन तंत्र और आपका न्यूरॉन, और न्यूरॉन्स के बाद पाचन तंत्र, न्यूरॉन्स के बाद मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, और पुष्प के अंदर भागों के नाम कैसे उसके अंदर परागण होता है। तो यह चित्र इंपॉर्टेंट है आपके। फिर इसी में देखो यहाँ अथवा में पूछा गया, चाहे ये बनाइए
11वें का ये बनाइए कि स्त्री केसर का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है। स्त्री केसर का, स्त्री केसर होता है मादा पार्ट, पुष्प का मादा भाग का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। 6 अंक का प्रश्न है, पहले लिखना है फिर हमें बनाना है। इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनता है, ये गोल इस तरीके से बना देना है, फिर इसके आसपास एक और ऐसे बना देना है, ये बीजांड के, ये बीजांड में दिखा दिया जाएगा। फिर इस तरीके से जाके ये ऐसे यहाँ से ये ऐसे बना देना है, ये बन जाएगा आपका। ये यहाँ पर गोल इस तरीके से दिखा देना है, बीजांड ये बनेगा, ये गोल होता है। ये आपका पूरा बाहर का हिस्सा कहलाएगा अंडाशय, और ये जो बीच का भाग है ये बीजांड है। फिर ये जो यहाँ पर आपका परागकण दिखाया जाएगा, दो दिखा देंगे जमते हुए नली द्वारा, एक ऐसे इस तरीके से अंकुरित होकर यहाँ इसके पास तक आएंगे, इन्हें थोड़ा डार्क दिखाएंगे चित्र में, वहाँ पेपर में। ये पराग नली है जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक, इसके अंदर नर युग्मक होता है। ये ऊपर परागकण होता है, परागकण। तो इस तरीक़ा से चित्रों की, ये आपके जो चित्र हैं पाचन तंत्र, न्यूरॉन्स और मादा जनन तंत्र और पुष्प में ये जो आया है भी इस तरीके से वाला पूछा गया है। इनके चित्र इंपॉर्टेंट हैं प्रश्न में, पूरे पेपर प्रश्न पत्र में, पूरे पेपर में 1 से 2 चित्र आने की संभावना है, जो या तो केवल चित्र बनाने को कहा जाएगा या जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो 6 नंबर का, उससे में साथ में दे रखा होगा, लिखने के साथ में चित्र भी बनाना होगा।